नॉन करंट एसेट्स के डेप्रिसिएशन के आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा मुस्कान, आप कह रही हैं कि 9.8 नहीं हुआ। अच्छा, उसमें क्या चीज़ नहीं हुई वो मुझे बताएं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपने अटेम्प्ट किया था? अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो फिर अटेम्प्ट किया हुआ मुझे भेज दें, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें जो मसला होगा वो फिर मैं करवा देता हूँ। तो बाकी किसी और को कोई मसला? हाँ जी, देखें किसी और को कोई मसला हो इसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं, जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें, मुझे वो बता दें, ठीक है। ओके, आप मुझे मुस्कान क्लास के बाद मुझे सेंड कर दें कर दें, मैं उसको आज चेक कर लेता हूँ, जो प्रॉब्लम होगी फिर मैं उसे बता दूंगा। अच्छा, अब्बास, आपकी मेल मुझे आ गई थी, वो मैं उसे ऐड कर रहा था क्लासरूम में, तो वो ज़रा उसमें कोई मसला आ रहा था, तो वो मैं चेक करके ना दोबारा कुछ आपको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको आ जाएगी ये, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ ये आपको आ जाएगा सारा कुछ, गूगल क्लासरूम में शेयर करता हूँ, मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें? चलें मुस्कान, ये देखें क्वेश्चन नंबर 9.8 आपके सामने है, इसमें क्या मसला है बस ये मुझे बता दें, मैं आपको करवा देता हूँ इधर ही ना, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें क्वेश्चन में उसने क्या क्या मांगा। उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, द सेकंड वन द प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज द डिस्पोजल अकाउंट ऑफ प्लांट PE 142, ठीक है। ये कोई प्लांट है जो उसने सेल किया है। अब इसमें देखें क्वेश्चन में आपको ना 9.8 में उसने कहा द फॉलोइंग बैलेंस शीट extract has been given taken from the accounts of Costilla Limited as at 30th June 2008। नॉन करंट एसेट्स उसने बता दिए हैं कि आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो कौन सा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उसने कहा ओरिजिनल कॉस्ट उसकी ये थी। डेट टू डेप्रिसिएशन, डेट टू डेप्रिसिएशन का मतलब है ये दिस इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि इतनी आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ये लिखा हो सकता है। उसके बाद नेट बुक वैल्यू उसने क्या किया, कॉस्ट में से आपके प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आपकी नेट बुक वैल्यू 30 जून 2008 को ये थी। उसने कहा द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एंड द प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2009।
वो कहते हैं जो आपका ईयर एंड हुआ 30 जून 2009 पे, उसमें आपने क्या क्या प्लांट वो ट्रांजैक्शंस किए हैं। देखें, आप सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके ये काउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है, ठीक है। आपका ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई 2008 से, ठीक है। और एंड ये हो रहा है आपका 30 जून 2009, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने ये देखना है कि इस पीरियड के दौरान कितने एसेट परचेज किए, कितने सेल किए। उसने ये ट्रांजैक्शंस बता दी हैं कि ये हुई हैं। नंबर 1 उसने कहा एडिशन हुए हैं, यानी कि परचेज किया 1 नवंबर को परचेज किया आपने एसेट, ठीक है। वो कितने का परचेज किया? 28,000 का। उसके बाद उसने कहा डिस्पोजल हुई है 30 सितंबर 2008 को ही सेल हो गया था प्लांट PE135, ठीक है। और उसको परचेज किया हुआ था आपने 1 अप्रैल 2006 को। उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट थी 30,000 थी, और डिस्पोजल प्रोसीड इतनी हुई है कि सेल्स प्राइस आपको उसकी 10,200 मिली है। उसके बाद सेकंड प्लांट जो उसने बताया, उसने कहा 2009 में डिस्पोजल हो गया है प्लांट 142 प्लांट एंड इक्विपमेंट 142, ये कोड नंबर्स हैं, नेम्स दिए हुए हैं। 31 दिसंबर 2006 को परचेज किया था 36,000 का, और आपने उसको सेल किया है, कितने का सेल हो गया वो आपका? वो सेल हो गया आपका 15,600। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। आपने मेथड कौन सा यूज करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। बेस्ड ऑन द 4 years लाइफ एंड एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। The company charges a full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale। जिस साल आपने परचेज करना है एसेट, उस साल आपने फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और सेल जिस साल आपने सेल करना है उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। देखें, जो पहला अकाउंट उसने मांगा है वो आपसे मांगा है प्लांट का, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। जब हम प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना देंगे, ये पहला अकाउंट है, उससे मांगा उसने 1 साल के 30 जून 2009 को, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपसे उसने ये मांगा है, आपसे कहा है कि आप क्या करें, प्लांट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनेगा वो भी आप यहाँ पर लिख लें, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन मैच आंसर मैच कर लें मुस्कान इसके साथ, जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये बी हो गया। और उसके बाद आपके पास जो सी है, सी में वो कहते हैं कि आपके पास प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाए, लेकिन उसने डिस्पोजल अकाउंट 1 का मांगा है, 2 का नहीं मांगा। उसने मांगा है आपने सिर्फ प्लांट प्लांट एंड इक्विपमेंट 142 का बनाना है, 142 का। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है आप उसे पुट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है आपको क्वेश्चन में, आप उसे क्या करते हैं? पुट करते हैं। कैलकुलेशन बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह की वो हम बाद में करेंगे। अब देखें, जो प्लांट होता है हमारे पास, प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो हम ये ए पार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास है एसेट। जो एसेट हमारे पास ना 1 जुलाई 2008 को कितना होगा, उसके लिए आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेना। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? देखें, उसकी कॉस्ट गिवन है, आप कॉस्ट को यहाँ पुट कर दें। हम कॉस्ट पे बना रहे हैं, ठीक है। 200,000 आपके पास
स्टार्ट में था 30 जून 2008 का डाटा गिवन है, ठीक है। अब आपके पास ब्रॉड डाउन ये था, ये जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है ना, जो प्रोविजन टू डेट है, ये आपके पास 1 जुलाई 2008 का डाटा गिवन है, यानी कि आपके पिछले साल का स्टार्ट था 30 जून 2008, उससे पिछले साल एंड था, ये जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है, और उससे नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2008, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेट बुक वैल्यू को रहने दें, आगे आए तो उसने जो इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस फॉर द प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। आपने पहला प्लांट खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड आपने 1 नवंबर 2008 को। जब आप प्लांट खरीदेंगे 1 नवंबर 2008 को, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसको प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि एंट्री क्या होती है जब एसेट परचेज करते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, अगर आपने बैंक से पेमेंट की है, ठीक है। उसने कहा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ नहीं बताया कि क्रेडिट पे हुई हैं या कैश में हुई हैं, तो आप कैश पे कर लें। कितने की है, 28,000 आपका एसेट इंक्रीज हो गया। इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे अभी तक, ठीक है, और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट आएगा आपके जो डिस्पोजल अकाउंट है उस पे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने डिस्पोजल्स दिए, डिस्पोजल आपने एक किया 30 सितंबर को, ठीक है। 30 सितंबर को आपने कितने का डिस्पोजल किया, ये आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट 135 नंबर सेल किया, ठीक है। इसके लिए उसने कोई डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बना मांगा हुआ आपसे, ठीक है। तो आप इसके लिए अकाउंट ना बनाए, अगर आपको वो एग्जाम में मांग लेता है सेपरेट बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर सेपरेट इसको बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे ही आप अगर एक्स्ट्रा बनाते हैं, आप कहते हैं प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। प्लांट नंबर 135 PE 135 इसका अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये दोनों साइड्स अवेलेबल हैं। जब आप एसेट की कॉस्ट उसने दी है, उसने कहा कि ये एसेट आपने परचेज किया था 1 अप्रैल 2006 को और 30 सितंबर 2008 को सेल कर दिया, उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है इसको सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 30,000 की, डिस्पोजल अकाउंट में आप इसे डेबिट करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर 1 PE 135 क्रेडिट, ठीक है, और उसकी कॉस्ट इधर ट्रांसफर हो जाएगी। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पर लिख लेना है कि आपने प्लांट का अकाउंट बनाया, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कंबाइन बना हुआ है, वो किसी एक का नहीं है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक का नहीं है। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट उसने सिर्फ 142 का मांगा है, 135 का मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर ये भी बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखें जो कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो गई आपके डिस्पोजल अकाउंट में, और जो प्लांट का अकाउंट होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगी, मतलब क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट। किस डेट को आपने ये प्लांट डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसकी डेट क्या है, वो है 30 सितंबर 2008। आपने इसको कहाँ सेंड किया, डिस्पोजल अकाउंट में, ये आपकी एंट्री मुकम्मल होगी दोनों साइड पे। इक्विपमेंट अकाउंट में आपने उसको क्रेडिट कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया। ये जर्नल एंट्री जो होती है उसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपने ना उसकी सेल प्रोसीड जो ली हैं वो 10,200 ली हैं। जब आप सेल प्रोसीड लेते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट अगर आप चेक ले रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर आप कैश ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे तो आपके रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे, उस पर्सन का नेम डेबिट हो जाएगा जिसको आपने सेल किया, और क्रेडिट में डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। इसका मतलब है
कि ये जो डिस्पोजल अकाउंट है इसमें 10,200 यहाँ पर आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में। ये क्या आपके पास बैंक आपने कितना कैश रिसीव किया, ये भी ट्रांसफर हो गया डाटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आए, जो आपने 1 Feb 2009 को एक और प्लांट सेल कर दिया, दैट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर 142। आप उसकी ये जो कॉस्ट है 36,000 इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड प्लांट अकाउंट क्रेडिट। आपने ये जो प्लांट का अकाउंट है इसमें 1 Feb 2009 को प्लांट इसमें से क्रेडिट कर दिया। कितने का प्लांट क्रेडिट हुआ है, 36,000 का। ठीक है, और आके कहाँ डेबिट हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, और किस डेट को हुआ है आपका ये 1 Feb 2009 को। और यहाँ पर आपने क्या अकाउंट लिखना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपने रेफरेंस लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है डिस्पोजल की वो देखें, जो डिस्पोजल वैल्यू है उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने डेबिट करना है डिस्पोजल के लिए। जब आप सेल प्रोसीड्स लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट आपके पास कितना है, से क्रेडिट हो जाएगा 15,600। बैंक का तो हम अकाउंट ही नहीं बना रहे। किस डेट को, ये 1 Feb 2009 को आपने कैश रिसीव कर ली उस एसेट के अगेंस्ट इतनी अमाउंट की। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ये डाटा आपको गिवन था। अब आप देखें आपने क्या करना है, आपने एक तो जो एसेट आपके पास पॉलिसी ये है, मेथड आपने देखा, मेथड है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड प्लस फुल ईयर पॉलिसी। आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जो एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होंगे उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जो एसेट नहीं होंगे उन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब देखें, अब इसके लिए ना आप थोड़ी सी वर्किंग कर लें कि आपके पास जो एसेट था वो आपके पास कितना था। ठीक है, आपके पास जो एसेट स्टार्ट में थे ना 1 जुलाई 2008 को, वो आपके पास बैलेंस था 200,000 का। उसमें आपने क्या किया, ये दिस वाज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और उसमें आपने एडिशंस जो हुए हैं वो ऐड कर लिए। जो आपके एडिशंस हुए हैं ये आप उसमें ऐड कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन हुआ है 28,000 का, यही हमने प्लांट अकाउंट में भी लिखा हुआ है डेबिट साइड पे। और उसमें से आपने क्या कर दिया है, कुछ आपने से डिस्पोज ऑफ कर दिए एसेट। जो एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं उनकी कैश कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई, दो एसेट डिस्पोज किए हैं। एक आपने 30,000 का डिस्पोज ऑफ किया है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। और एक आपने डिस्पोजल किया है 36,000 का। तो रिमेनिंग कितने आपके पास एट द एंड एसेट बच गए जिस पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ पर होती है, आपकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज करते हैं तो आपके पास देखें 200,000 आपके पास पहले मशीनरी थी, 228,000 की उसमें एडिशन हुआ 28,000 का, तो 228,000 की मशीन हो गई। उसमें से आपने एक 30,000 और एक 36,000 की, मतलब टोटल 66,000 की मशीन जो डिस्पोज ऑफ की हैं प्लांट, वो आपने माइनस कर लिए। तो आपके पास नेट जो बचा है 162,000 के प्लांट बचा है। ठीक है, अब आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये जो प्लांट का अकाउंट है इसको बेशक क्लोज कर दें, फिर भी आपके पास यही वैल्यू आएगी कि आपके पास 228,000 के प्लांट थे और उसमें से आपने 66,000 के सेल कर दिए। रिमेनिंग 162,000 के आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। किस डेट को आया है आपका, 30 जून 2009 को। और यही आपके पास क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा नेक्स्ट डेट को 162,000 का ऑन 1 जुलाई 2009 को।
ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि आपने इस साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, उसमें आप ये करते हैं कि जो एट द एंड आपके पास बैलेंस ये बचा हुआ है से 162,000 का, इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आपका डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, उसने कहा कि वो आपका आता है स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें उसने कहा है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू बी है। जो एसेट आपके पास होता है उसकी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके रेजिडुअल वैल्यू बी होती है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब देखें वो उसने कितनी बताई है, उसने कहा 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप ये जो 162,000 है, इस 20% चार्ज करें, 20% कैलकुलेट करें, कितना आता है 162,000 का 20% अगर आप लें तो रेजिडुअल वैल्यू आती है 32,400 की। दिस इज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया। और आपके पास ये जो एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है, उसने कहा कि आपने क्या करना है, इस एसेट की जितनी लाइफ होती है उसकी बेस पे आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, हम उसकी भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए उनकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, उनको हम पहले माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास ना ये दो अकाउंट और क्लोज हो जाएं, और फिर हम इसमें जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 142 आपने जो डिस्पोज ऑफ किए। इसके लिए आपने डेट्स देखनी है। आपने वो एसेट परचेज कब किया था, पहली तो ये चीज है, आपने परचेज किया था 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है, आपके अकाउंट्स बनते हैं कब कब। अब देखें, इसके बाद जो आपने अकाउंट बनाया ना, फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट बनाई, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपकी बनी 30 जून 2006 को। सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनी 30 जून 2007 को, और आपने उसको सेल किया है 30 सितंबर 2008 को। इसका मतलब है कि थर्ड टाइम इस पे जो डेप्रिसिएशन हुई है वो हुई है 30 जून 2008 को। 3 साल की फुल ईयर डेप्रिसिएशन। उसने कहा आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, प्रोपोर्शनेट नहीं करनी, फुल ईयर। तो अब आपका ईयर कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए। तो आपने यहाँ पर 3 साल की डेप्रिसिएशन करनी है, 3 ईयर्स की। तो वो अक्यूमुलेटेड कैसे निकालेंगे, आपकी देखिए फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स। आपने 3 साल वो एसेट यूज किया तो आपकी उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकल आएगी। आपका सॉरी ये है, हमने मैं डाटा पुट कर रहा था उसका 100 एंड ये वाला 135 का, पहले का 135 का ये डाटा। अब इसकी कॉस्ट कितनी थी वो देखें। आपके पास जो एसेट आपने सेल किया है 135 वाला, उसकी कॉस्ट है 30,000 की। उसकी रेजिडुअल वैल्यू 20% है, 20% ओरिजिनल कॉस्ट की। तो ओरिजिनल कॉस्ट की जो 20% वैल्यू है वो कितने कितने आती है, 30,000 का 20% लेंगे तो 6,000 आ गया, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ उसने देखें कितनी बताई है। उसने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड और 4 ईयर यूजफुल लाइफ होती है। कितने साल की लाइफ एज्यूम होती है, 4 ईयर्स। जो भी एसेट आप लेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट वो 4 ईयर्स आपके पास रहेगा। 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स, तो ये 3 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ठीक है, तो जो आपका ये एसेट आएगा इसकी कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी,
एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन टू ये आपका आता है 24,000 नेट वैल्यू रह जाती है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास 18,000 की ये एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन है। जब आप इसकी एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, तो एंट्री क्या होती है, आपने डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करनी होती है, वो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 18,000, और क्रेडिट आपने क्या करना है, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट कितने से, 18,000 से। अब आप देखें कहाँ कहाँ जाएगी, आपने ये पहले नंबर पर तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो ऊपर बना हुआ है उसके डेबिट साइड पे आपकी ये 18,000 अमाउंट चली जाएगी, और यहाँ पर आप रेफरेंस क्या लिखेंगे, आपके डिस्पोजल। डिस्पोजल कौन सा, आपका प्लांट डिस्पोजल 135 PE135 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर इसके डिस्पोजल अकाउंट में अमाउंट चली जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट आपका कितना है, 18,000 का, और डेबिट रेफरेंस इसका क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने इस अकाउंट को भी क्लोज कर दी, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। ठीक है। जो दूसरा एसेट है ना, आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर 142। सबसे पहले तो आप देखेंगे उसे परचेज कब किया था, उसके लिए उसने कहा कि आपने परचेज किया था इसे 1 दिसंबर 2006 को परचेज हुआ था। ये एसेट कब परचेज हुआ था, 1 दिसंबर 2006, और सेल कब हुआ है, वो आपने सेल किया है 30 सितंबर सॉरी 1 फेब 2009 को। ठीक है। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन इसके बाद, ये जो डेट ऑफ परचेज है, इसके बाद जो पहली दफा अकाउंट बने थे वो बने थे 30 जून 2007 को। उसके बाद सेकेंड टाइम जो अकाउंट्स बने हैं वो 30 जून 2008 को। उसके बाद आपके ये अकाउंट जो है ना बनने 30 जून 2009 को, लेकिन आपने एसेट पहले ही सेल कर दिया है, फेब में सेल कर दिया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 2 इयर्स यूज हुआ है और इस पे आपने 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी है। ठीक है, कितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 2 इयर्स की। अब आपके पास देखें क्योंकि फुल ईयर मेथड है और आपके पास फुल ईयर पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की, तो जिस साल डेप्रिशिएट आपने एसेट डिस्पोज ऑफ करना है उस साल तो डेप्रिसिएशन करनी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी भी डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे तो फार्मूला ऊपर वाला ही लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है एसेट की, ये जो एसेट आपने सेल किया, सेल आउट किया, इसकी 36,000 कॉस्ट थी। 36,000 का 20% जो है वो आपका आता है रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो 36,000 का 20% देखें कितना आता है, 36,000 का 20% आपके पास जो आता है वो आता है 7,200। 7,200 आप इसमें से माइनस करेंगे और ये 4 इयर्स है, और आपने क्या किया, एसेट 2 इयर्स यूज किया, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इयर्स से, तो आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी। 36,000 में से आप 7,200 माइनस करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी उस पे आप क्या कर लेंगे, 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे कि कितनी आती है। आपकी डेप्रिसिएशन आती है 14,400। अब ये जो 14,400 है, जब ये एसेट सेल किया है इतनी डेप्रिसिएशन आप उसे चार्ज कर चुके थे, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं कि आपने एसेट की डेप्रिसिएशन जितनी है वो आपने डेबिट कर दी 14,400 से, और जाएगी कहाँ, डिस्पोजल अकाउंट में, जो डिस्पोजल अकाउंट एसेट का रेलिवेंट बना रहे हैं उसके अंदर 14,400 की। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब इसके लिए हमारे पास एक अकाउंट बना हुआ है ऊपर, हम उसमें इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट को डेबिट करेंगे, 14,400 ये यहाँ आ जाएगी।
और उसके बाद आप यहाँ पर जो रेफरेंस देंगे वो डिस्पोजल अकाउंट का है, वो कौन सा है, 142 वाला। इन दो एसेट्स की आपने प्रोविजंस भी निकाल दी हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी यहाँ से भी आ जाएगी। और उसके बाद देखें आपका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट में 142 जो एसेट है प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें हम क्रेडिट साइड पे 14,400 डाल देंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करेंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। ठीक है, आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट है एंड लॉस। अब आपके पास जो एसेट बच गए हैं वो कौन कौन से हैं, अब उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये देखें जो एसेट आपके पास ऊपर बच गए ना, आपके पास जो एसेट 2 लाख के थे उसमें से ये दो निकल गए, इन पे आपने कोई डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज नहीं, इस पे सॉरी ये वाले जो दो हैं ये निकल गए, इन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। जो 28,000 वाला लिया आपने, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, और आपने 106 और 200,000 वाले जो एसेट बच गए उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, देखिए इनको आप स्प्लिट भी कर लें फिर भी आपकी डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज हो जाती है। इसको इजी कर लें ज़रा। जो आपके पास ओपनिंग एसेट थे उसमें से आपने जो डिस्पोजल कर दिया है वो आपके आए हैं टोटल 66,000 के एसेट्स हैं, इनको माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास 144,000 के एसेट्स बच जाते हैं। ठीक है, और प्लस आपने जो एडिशन किया है, एडिशन आपके पास जो आया इस साल का आया, एडिशन जो आपने किया वो है 28,000 का। इन पे तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, लेकिन इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इस पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसका भी 20% माइनस कर लें, इसमें से भी 20% माइनस कर लें। 144,000 का 20% अगर आप माइनस करते हैं तो वो आपका कितना आता है, कैलकुलेट करें ज़रा। 144,000 का 20% आप कैलकुलेट करें, वो आपका आता है 28,800। ठीक है, अब इसको आप क्या करें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें, क्यों 4 साल आपकी लाइफ है तो आपका इसके एसेट की कॉस्ट वो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। और दूसरे नंबर पर आपका ये जो दूसरा एसेट है 28,000 का आपने एसेट लिया है। ठीक है, और उस एसेट के जो 20% रेजिडुअल वैल्यू है वो भी आप इसमें से माइनस कर दें, वो बनती है 5600। ठीक है, वो माइनस कर लें, रिमेनिंग को आप 4 साल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन भी निकल आएगी। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन निकलेगी, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके लिए आपने जर्नल एंट्री क्या करनी है कि डेबिट आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, वो आप उसमें से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आपने प्रोविजन का अकाउंट खोला, उसमें आप उसे क्रेडिट कर देंगे जो अमाउंट आएगी, और उस अकाउंट को भी फिर आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब आपने इस अकाउंट को भी क्लोज कर देना है तो फिर आपके पास जो है ना जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ये क्लोज हो जाएंगे फिर सारे अकाउंट। ठीक है, अब देख लें उसमें से आपके जो इसमें कोई मसला है आपके तो वो बता दें। मुस्कान देखें डिस्पोजल अकाउंट बन गया, एक का बनाना है, उसने एक का पूछा है, दूसरा मैंने बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो जाएं। जो स्पेसिफिक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा आपने उसका आंसर करना है, बाकी चीज़ों को आपने आंसर नहीं करना। ठीक है, अभी देखें इसमें ये तो हो गया आपका। अभी मैं आपके साथ ना दूसरी फाइल शेयर कर रहा हूँ एमसीक्यूज वाली,
तो ज़रा स्टार्ट करें, पहले एमसीक्यू सॉल्व करें आप लोग, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। ज़रा सॉल्व करना शुरू करें, फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करें और देखें कि क्या आंसर आता है आपका। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको वो हो जाए, पता चल जाए कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें। अच्छा देखिए, मुझे 3 आंसर्स आए हैं, डिफरेंट आंसर्स हैं तीनों, ठीक है। मुस्कान का आया है, मदीहा इरशाद का आया है और अनाइबा अनाबिया जैन का भी आया है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, तो अपना वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर लाजमी साथ लिखा करें आंसर के साथ। अब देखें क्वेश्चन है आपका ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है कि आपके पास ना अ व्हीकल कॉस्ट 30,000, द व्हीकल वॉज लेटर सोल्ड फॉर 9,000, आपने उसको 9,000 का सेल कर दिया। द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वॉज 1,500, व्हाट वाज द accumulated appreciation फॉर द व्हीकल। अब देखें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखें, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल जो होगा उसका क्या फार्मूला होगा। उसके लिए मैंने कहा था कि आपकी जो सेल्स प्राइस होगी उसमें से माइनस नेट बुक वैल्यू, हम एसेट की नेट बुक वैल्यू माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो हमारे पास एसेट की सेल प्राइस है ना, वो सबसे पहले उसने दी हुई है। हम नेट बुक वैल्यू जब निकालते हैं तो नेट बुक वैल्यू जो होती है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखें, जो डाटा है उसने कहा कॉस्ट एसेट की है वो है हमारे पास 30,000 की, वो हम यहाँ कॉस्ट में लिख लेते हैं जब नेट बुक वैल्यू निकालेंगे। लेटर ऑन ही सोल्ड दैट एसेट फॉर 9,000, 9,000 सेल्स प्राइस है। अब आपके पास ना प्रॉफिट दिया हो, उसने कहा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सेल्स प्राइस जो है वो आपकी ये वाली, ये ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू, तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 9,000 आपकी ग्रेटर वैल्यू है और नेट बुक वैल्यू जो है ये आपकी स्मॉलर वैल्यू। अब यहाँ से आप नेट बुक वैल्यू निकाल लेंगे। नेट बुक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 9,000 आपकी राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो नेट बुक वैल्यू, इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वो 7,500 आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,500। तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास है 7,500, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मिसिंग फिगर आ जाएगा। 30,000 हमारे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है ठीक है। यहाँ पर दूसरी साइड पे आके आप उसे माइनस कर लेंगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपके पास ये आ जाएगी
30,000 आप इस तरफ लेके आएंगे, इक्वेशन इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 22,500। ठीक है, देखें किसका करेक्ट है। जिन्होंने 7500 निकाला है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने 7500 कहा था, वो उसने निकाली थी नेट बुक वैल्यू, बट द क्वेश्चन इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप देखें उसने जब आंसर दिया तो नेट बुक वैल्यू भी दे दिया, उसे पता था कुछ स्टूडेंट नेट बुक वैल्यू तक करेंगे। उस कुछ ने 19,500 कर दिया उसको, ठीक है, और जो एक है 22,500, जो 19,000 निकला है वो कैसे निकला है वो बताएं। ठीक है, वो नहीं ऑप्शन आता 19,000, वो कैसे कैलकुलेट किया है ये देख लें, जरा क्वेश्चन को कंपेयर कर लें कि आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आती है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें उसने क्या कहा है। उसने कहा विच आइटम में बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट मोर देन द हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप एक एसेट लेते हैं ना, तो एसेट की आपने लिया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो आपने उसकी कॉस्ट पे की होती है वो हिस्टोरिक कॉस्ट होती है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, अ व्हीकल कॉस्ट 30,000, ये व्हीकल की कॉस्ट जो है 30,000 है, ये हिस्टोरिक कॉस्ट है। ठीक है, उसने कहा है कि कौन सा एसेट को आप बैलेंस शीट में हिस्टोरिक कॉस्ट से ज्यादा लिख सकते हैं, मे बी इंक्लूडेड, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी ऑप्शन होगी, देखें जरा, बताएं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मुस्कान, आपका क्वेश्चन आंसर ठीक था इसमें। अच्छा, सेकंड का आपने कहा है मुस्कान की बी ऑप्शन है, ठीक हो गया। अब देखें जो चैप्टर हमने पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स का। अब देखें गुडविल जो है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, नाइला रज़ाक सी, अनाबिया जैन, लैंड एंड बिल्डिंग बी। अच्छा, यहाँ देखें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं चार। चार कौन कौन से, एक गुडविल है, एक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स हैं, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, और एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, हम जब ये जो चीजें हैं ना, इनमें से गुडविल होती है आपके पास में जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है। ठीक है, बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन। तो गुडविल जो बिजनेस की होती है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। जो आपने गुडविल परचेज किया, जो बिजनेस परचेज करते हैं और तब आपकी जो गुडविल इंक्रीज होती है उसे कहते हैं परचेज गुडविल, वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप परचेज करेंगे जिस प्राइस पे, जितना फॉर एग्जांपल आपका 80,000 की वैल्यू थी बिजनेस की और आपने 100,000 पे किया, तो 20,000 एक्स्ट्रा पे किया, वो बिजनेस की गुडविल के लिए पे किया होता है। तो वो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो लैंड की वो जो उसकी प्राइस है वो इस हिस्टोरिक कॉस्ट, ये वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अमोर्टाइज कर दिया जाता है। जो रिसर्च एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं, तो रिसर्च में ये होता है कि आपने रिसर्च का रिजल्ट आया कि आपने आगे प्रोडक्ट नहीं बनानी या कोई काम नहीं करना, इसका मतलब है कि आप उसको इसमें जाके कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसको फिर आप एक्सपेंडिचर्स में भी डाल डाल देते हैं। इसी तरह जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी आपके पास जो डी ऑप्शन है उसका मतलब है जो काम अभी इनकम्प्लीट है। जैसे आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपका काउंटिंग पीरियड एंड हो गया है, तो कुछ चेयर्स हैं वो पार्टली बनी हुई हैं, कुछ टेबल्स हैं वो पार्टली बने हैं, सोफा पार्टली बने, वर्क इन प्रोग्रेस हैं। लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना,
इसको आप हिस्टोरिक कॉस्ट पे भी शो कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू पे भी शो कर सकते हैं, दोनों पे शो कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ना मेथड यूज करती हैं कि हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उनको हमने कैसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। वो कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, ठीक है, और वो मार्केट वैल्यू पे भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो वो दोनों ऑप्शंस होती हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद उसने कहा है कि व्हाट इज इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, थर्ड क्वेश्चन है। उसमें उसने कहा है कि आप ओरिजिनल कॉस्ट, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट इग्नोर कर देंगे तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को? ये तो ऑप्शन नहीं बनती। फिर उसके बाद उसने कहा है सेकंड ऑप्शन बी उसने दी है कि मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आप वो नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में तो यूज वैसे भी नहीं होती, ठीक है। थर्ड जो है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड बना यूज करते हैं तो उसमें से कॉस्ट में से इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर इग्नोर करने का मतलब ये है कि हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ जो होती है एसेट की, वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम उसमें नहीं करते। आप जरा देखें क्वेश्चन नेक्स्ट दे पढ़ें। अच्छा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। उसमें देखें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको आप देखें, रीड करें फोर्थ क्वेश्चन। मुस्कान आपने थ्री का बी ऑप्शन जो है सॉरी कैलकुलेशन, एक मिनट, जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसमें जो आंसर है ना वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम देखें ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, सॉरी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इसको एसेट की वैल्यू में शामिल ही नहीं करते। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू तो हम कर रहे होते हैं ना, जब हम फार्मूला लगाते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो ये कंसीडर हो जाता है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू ये हमारे पास क्या हो जाता है, कंसीडर हो जाती है। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम नहीं शामिल करते कॉस्ट में। फिर डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे उसमें भी नहीं होगा। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन है ना यहाँ पर थर्ड की क्वेश्चन की, वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मुस्कान आपका आंसर ठीक है। जो ऑप्शन सी है ना वो रेजिडुअल वैल्यू है, उसको हम सॉरी उसमें इंक्लूड कर रहे, कंसीडर कर रहे होते हैं, इग्नोर नहीं करते जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जब हम करते हैं ना उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसमें हम इसको जो रेजिडुअल वैल्यू होती है इसको इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उसने कहा कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है मशीन की। उसने कहा कि a business buys a machine for 40,000 and depreciates it at the rate of 10% per annum using reducing balance method, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करें जरा, मुझे बताएं आप लोगों का क्या आंसर है, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब ये है कि आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है दूसरे साल का, ठीक है। दूसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी। आप देखें पहले साल आपने एसेट परचेज किया है 40,000 का, और एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 10%,
10% आप 40,000 का लेंगे तो वो आपके पास ये 10% आता है, 10% ऑफ दिस ओपनिंग वैल्यू, तो वो आपका आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू जो होगी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 36,000। यही सेकेंड ईयर में एज एन ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 36,000। ठीक है, और आप क्या करेंगे, दूसरे साल आपने फिर डेप्रिसिएशन इसकी लेनी है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन ओपनिंग जो वैल्यू होती है उसकी चार्ज होता है। ठीक है, ये नेट बुक वैल्यू है, आपकी नेट बुक वैल्यू है 3600, उसका 10% आप लेंगे तो वो आपका 36,000 का 3600 बनेगा डेप्रिसिएशन 10%। तो ये आपका आंसर है सेकेंड ईयर का। ठीक है, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि पांचवें में कहता है कि वाई आर नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएटेड, आप नॉन करंट एसेट को क्यों डेप्रिशिएट करते हैं। देख, 4 का ऑप्शन सी मुस्कान, ओके करेक्ट। मदीहा इरशाद आपने भी 3600 निकाला, ओके वेरी गुड। आगे मुर्तज़ा 3600, वेरी गुड। अनाबिया 3600, वेरी गुड। अच्छा, आप देखें, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5 उसको रीड करें पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, उसमें देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट क्यों किए जाते हैं। कहता है नंबर 1 टू अलाउड फॉर इंक्रीज इन रिपेयर्स विद यूज। ठीक है, कि आपने अलाउ करना है इंक्रीज, जो रिपेयर्स वगैरह हैं वो उसके एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज करना। तो रिपेयर को इंक्रीज करना ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि हम रिपेयर करना चाहते हैं एसेट्स, इस वजह से हम उनको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। कहता है टू प्रोवाइड कैश फॉर रिप्लेसमेंट, ये भी ऑप्शन नहीं है। जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश कॉस्ट होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश कॉस्ट और एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन फिर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप डेप्रिसिएट कर रहे हैं उतनी अमाउंट आप साइड पे रख देते हैं कि हमने अगले साल एसेट रिप्लेस करना है या कुछ साल बाद करना है। ये हम कर रहे होते हैं कि पुराना जो हमारे पास कॉस्ट होती है एसेट की, उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, एलोकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा टू शो देयर करंट वैल्यू इन द बैलेंस शीट। ठीक है, डेप्रिशिएट करने से ये पता नहीं चलता कि आपके एसेट की वैल्यू जो है वो करंट कितनी है। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज की हुई है और उसके नज़दीक से जैसे ना रोड गुजर गई है, तो रोड की वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आप तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करके कम कर रहे होते हैं, तो फिर करंट वैल्यू उसकी ऑप्शन में नहीं आती। ठीक है, सी ऑप्शन भी इसकी रॉन्ग है। डी ऑप्शन ये रह जाती है। उसने कहा है सो दैट द इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड द चार्ज फॉर देयर यूज। तो हम यही करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है उसको हम इनकम स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर की है उसको चार्ज करते हैं। ये ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ की। ओके मुस्कान, आपने डी कहा। मदीहा आपने ऑप्शन सी लगाया। करंट वैल्यू नहीं होती, नेटबुक वैल्यू करंट वैल्यू नहीं होती, वो हिस्टोरिक वैल्यू हम पे हम एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, मुर्तज़ा नवीद आपने 5 का सी ऑप्शन बताया। तो वो आप नेटबुक वैल्यू को करंट वैल्यू से कंपेयर ना करें, उसके साथ मिक्स ना करें। ठीक है, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लिखी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम करंट वैल्यू एसेट की कितनी है। करंट वैल्यू जो है मार्केट में एसेट की ज़्यादा हो सकती है। जैसे देखें, करंट गवर्नमेंट ने
जो बाहर से इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई गाड़ियों की, तो उससे क्या हुआ कि लोकल जो गाड़ियां थी लोगों के पास, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो करंट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जबकि डेप्रिसिएट जब करते हैं हम एसेट, उस टाइम एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें उसने कहा है क्या आप क्या कैलकुलेट करें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। आपने एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेकेंड ईयर के एंड पे, ठीक है। तो आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी निकलेगी वो देखें जरा, कैलकुलेट करें इसे। उसने कहा है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा है कि बिजनेस परचेजेज a computer for 3200, this is the cost of the computer. It is estimated that it will have a useful life of 5 years, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 700, ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 700 है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अच्छा, अब देखें व्हेन यू विल कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 6, तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें देखें डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही है, उसमें देखें स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये करें ज़रा। उसने कॉस्ट बता दी है एसेट की, आपके यूजफुल लाइफ भी 5 इयर्स है, और रेजिडुअल वैल्यू भी उसने 700 बता दी है, और स्ट्रेट लाइन मेथड इज बीइंग यूज्ड। और आपने क्या करना है इसके लिए, 6 के लिए उसने कहा कि आप नेट बुक वैल्यू निकालें। तो नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आपने नेट बुक वैल्यू जब एसेट की निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। आपकी एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन कितनी है वो उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखें आपके पास जो एसेट की कॉस्ट है वो है 3200, 3200 उसकी कॉस्ट है, उसमें से 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है आपने। एसेट की स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने साल हमने एसेट यूज किया है, ठीक है। अब उसने कहा आफ्टर 2 इयर्स, आपके 2 साल बाद कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय इसको 2 इयर्स कर देंगे। अब देखें आपके एसेट की वैल्यू 3200, और उसमें से आपने कॉस्ट है एसेट की वो है 3200, 3200 में से रेजिडुअल वैल्यू 700 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ गिवन है 5 इयर्स। 3200 में से 700 निकालेंगे 2500 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो पर ईयर 500 आपकी डेप्रिसिएशन आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास 3200 उसकी कॉस्ट है, और 1000 आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन 2 साल बाद, 2 साल के बाद निकल आएगी, और 2 साल की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 2200 नेट बुक वैल्यू रह जाएगी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। किसने क्या क्या ऑप्शंस दिए थे, आंसर थे क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन किसने, मुस्कान, आपने डी ऑप्शन लगाया। नेट बुक वैल्यू आपने कैसे निकाल ली इसमें, ठीक है। ये
6 में नेट बुक वैल्यू आपने कैसे निकाली है, देखिए मैंने कैसे निकाली है, आपने ऐसे निकालनी है नेट बुक वैल्यू, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ना वो आपका नहीं बनता इसमें, वो 1 साल बाद की नेट बुक वैल्यू आपकी बनेगी, ठीक है। 3200 माइनस आप पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये ऑप्शन डी जो है 1 साल बाद की है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे 2200, मुस्कान आपने 2200 लगाया, हाँ जी वो 1 साल की आपने निकाल ली थी। नाबिया ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके गुड। मुर्तज़ा नवीद ऑप्शन बी इज 2200, ओके वेरी गुड मुर्तज़ा। रज़ा आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन मुझे बताया था डी, ओके वेरी गुड। और ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 का आपने डी ऑप्शन बताया, डी ऑप्शन जो है ना वो रॉन्ग है, अच्छा आपने बाद में उसमें बी ऑप्शन कर दिया, ओके वेरी गुड, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, देखें क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, कहता व्हाट इज द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। उसने कंपनी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट ऑन 1 जनवरी, साल के स्टार्ट में द company bought a machinery or hire purchase. The cash price was 115,000 and the interest for the year is 19,550, ठीक है। आपके पास जो एसेट है उसके आपने उसने कहा है कि आपके जो एसेट है वो उसकी वैल्यू थी 115,000 थी, और जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो हो रहा था आपका कितने का, 19,550 का। कहता है इट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 5 years एंड विद नो रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ अगर गिवन हो, अदरवाइज रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपका एसेट है उसकी देखें कॉस्ट कितनी है, आपके एसेट की कॉस्ट है 115,000। अब जो दूसरा है ना इंटरेस्ट आप उस पे पे कर रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो उसको आप कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसको कैपिटलाइज नहीं करना, आपने इसे एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देना है। इसलिए 19,550 डॉलर जो हैं ये आपके एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपने उसको कंसीडर नहीं करना। रेजिडुअल वैल्यू उसने बताया, रेजिडुअल वैल्यू कितनी बताई, उसने कहा नो रेजिडुअल वैल्यू 0। यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 years है, आप उसे 5 years पे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ना इसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो निकालें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, $23,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मदिहा आपने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर निकाला है वो निकाला है 26,910। आप देखें जो आपने कंसीडर किया, आपने इंटरेस्ट भी उसमें शामिल कर लिया, ठीक है। आपने कोई भी एसेट लेना है, आपने किसी से हायर परचेज कर लिया है, मतलब वो आपने उसे कुछ कॉस्ट तो उसकी आ गई है, प्लस आपको उसने कोई इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको आप कंसीडर नहीं करते, इसलिए आपने इसको इग्नोर कर देना है, वो आपकी सिर्फ 115,000 ही कॉस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना ये बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों ने ये लाजमी करने हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना पेपर की वो
एमसीक्यू से ही ज्यादा होगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत आप कर रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज जो होते हैं वो बीच बीच में से क्वेश्चन पूछता है, नए कॉन्सेप्ट बीच में चेक करता है एमसीक्यूज में, इसलिए ये करना लाजमी है। तो अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है अ व्हीकल वाज पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू व्हीकल, ठीक है। आपने एक मोटर व्हीकल को क्या किया, आपने एक्सचेंज किया किसी दूसरे के साथ ठीक है। जब आपने एसेट को एक्सचेंज कर लिया है किसी दूसरे एसेट के साथ, ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, एक गाड़ी पुरानी दे के नहीं ले लेते, इस तरह कर लेते हैं। कहता है, उसने कहा है कि यहाँ पर कहता है कि द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द ओल्ड जो है ओल्ड व्हीकल वाज 12,000। आपने पुरानी व्हीकल को क्या किया है, 12,000 उसकी वैल्यू लगाई है। कहता है विच एंट्रीज रिकॉर्ड द 12,000 पार्ट एक्सचेंज, आपके पार्ट एक्सचेंज कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेगी। अब देखें, जब आप एसेट पार्ट एक्सचेंज करते हैं तो एक चीज आप याद रखें कि जब आपने कैश रिसीव कर ली ना, एक हम एंट्री करते हैं कि जब हमने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट में हम क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट में डिस्पोजल अकाउंट कर देते हैं। ये एंट्री होती है हमारे पास ना, ये एंट्री तब होती है जब हम कैश में सेल कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कैश के बजाय जो चेक वगैरह नहीं लिया, अब आप क्या करते हैं, समटाइम्स हम पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, कि यानी कि एक एसेट दिया दूसरा ले लिया। तो जो एसेट आपने ले लिया है ना, उसको फिर आप डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश की बजाय वो एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो मोटर व्हीकल आप ले रहे हैं, तो मोटर व्हीकल का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपके पास डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी, करेक्ट ऑप्शन देखें पहला जो है ये शो कर रहा है कि आपने कैश पे सेल की है, कैश अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, ये भी एंट्री होती है जब आप डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते। दूसरा जो एंट्री है ना, बी है, वो शो कर रही है कि आपने मोटर व्हीकल परचेज किया और उसके अगेंस्ट आपने कैश पे किया है। थर्ड जो है वो आपकी जो एंट्री है वो है ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट टू डिस्पोजल अकाउंट की है। जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं द पार्ट एक्सचेंज, वो है यहाँ डी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है कि आप मोटर व्हीकल आपकी इंक्रीज हो रही है जो आप रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस ने रिसीव की है, मोटर बिजनेस की मोटर व्हीकल इंक्रीज कर गई है। ऑन द अदर हैंड जो एसेट होता है वो डिस्पोजल अकाउंट में डाला होता है, इसलिए डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट पेज पे जाएं, ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ये सबको क्लियर है ये दो क्वेश्चन। मुस्कान आपने 8 का डी बताया, अनाबिया आपने डी बताया, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखें, जो नेक्स्ट पेज है उस पे देखें कि यहाँ पर एंट्रीज क्या क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 करें। उसने कहा व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1999। 31 दिसंबर 1999 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज निकालने के एक साल का एक्सपेंस कितना हुआ है डेप्रिसिएशन का। उसने कहा बिजनेस बाइज अ कंप्यूटर फॉर 22,000 ऑन 1 जनवरी टू 1998, ठीक है। और आप 1 जनवरी 1998 को परचेज किया था और 99 में जाके आप अपनी डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। कहता द कंप्यूटर विल बी यूज फॉर 4 years, उसकी लाइफ उसने बता दी है। आफ्टर विच टाइम इट विल बी सोल्ड फॉर 280, ये डिस्पोजल वैल्यू बता दी है उसने, ठीक है, उसको सॉरी रेजिडुअल वैल्यू। और उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। हाँ जी, जरा करें डेप्रिसिएशन, इसमें क्या आएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है एसेट की, 2200, रेजिडुअल वैल्यू 280,
यूजफुल लाइफ उसने 4 इयर्स बता दी है, उस पे आप डिवाइड करेंगे आपकी पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होती है वो हर साल इक्वल होती है। तो जो डेप्रिसिएशन पहले साल की निकलेगी फुल ईयर की, वही दूसरे साल भी फुल ईयर उतनी ही होगी, इट विल रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन 9A मुस्कान? ओके, देखिए ऑप्शन ए मदिया आपने भी कर लिया, अनाबिया और अब्बास। अब्बास आपने 9 का सी निकाला है, आप लोग देखें इसकी कैलकुलेशन करें कितना आता है, कैलकुलेशन करें 2200 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आता है? इसकी कैलकुलेशन करें। अब्बास आपने कैसे कैलकुलेशन की है इसकी? 4 इयर्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसकी करेक्ट ऑप्शन आती है। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 की, उसमें 480 आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो फॉलोइंग ईयर में भी सेम रहती है। उसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू बिजनेसेस चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन देयर नॉन करंट एसेट्स? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ के आए हैं, इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, पहला उसने कहा टू एंश्योर दैट द सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल फॉर द रिप्लेस टू रिप्लेस द एसेट्स, ये गलत है। ठीक है, उसने कहा टू शो द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में रेजिडुअल वैल्यू कितनी रह जाती है वो दिखाने के लिए, ये तो हम करते ही नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं, सॉरी, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल कितने का एसेट होगा। हम ये तो नहीं शो कर रहे होते, हम तो नेट बुक वैल्यू शो कर रहे होते हैं कि बुक्स में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट बुक वैल्यू क्या है। उसने कहा है ये शो करने के लिए हम डेप्रिसिएशन करते हैं कि हम कितने का एसेट सेल कर देंगे, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद उसने नेक्स्ट कहा है, उसने कहा है टू शो व्हेन द एसेट मस्ट बी रिप्लेस्ड। हाँ, ये चीज देखने के लिए, ये शूट करने के लिए कि एसेट कब रिप्लेस होना चाहिए, तो रिप्लेसमेंट का तो चक्कर ही नहीं होता डेप्रिसिएशन निकालते हुए। वो तो एक सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है और यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। तो उसने कहा है कि एलोकेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, डिवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा है नेक्स्ट डी ऑप्शन में देखें, उसने कहा है टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ। ये सिंपली वही है जो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 की डी ऑप्शन मुस्कान। ओके गुड, आपकी मुर्तज़ा नवीद 960। मुर्तज़ा कैसे आपने ये कैलकुलेट किया 960 फॉर क्वेश्चन नंबर 9? उसने देखें, अगर आपसे उसने पूछा होता ना कि आप 2 साल की डेप्रिसिएशन बताएं, उसने कहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज बताएं। डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब होता है कि इस साल का एक्सपेंस कितना होगा, जो साल 31 दिसंबर 2000 एंड सॉरी 1999 में एंड हुआ। तो ये ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 1999 से और एंड हुआ 31 दिसंबर 1999 को। एक साल का उसने सिर्फ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा है। तो आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन पहले साल होती है उतनी ही दूसरे साल होती है। अगर वो ये कहता है ना इस क्वेश्चन में
कि आप टोटल डेप्रिसिएशन बताएं टिल एट 31 दिसंबर 1999। तो उसमें फिर आपकी ऑप्शन करेक्ट थी कि आपने 2 साल की डेप्रिसिएशन निकाली है, वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए आपकी ऑप्शन 960 वाली रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन डी मदीहा इरशाद, ओके गुड। उसके बाद अनाबिया आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया। 11 का आपने कहा है कि आपकी ऑप्शन आ रही है ए। रजा आपने कहा है कि 480 पर ईयर डेप्रिसिएशन एंड 2 ईयर डेप्रिसिएशन। देखिए आप उसे गौर से पढ़ें क्वेश्चन, उसने कहीं नहीं कहा कि आपने 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। उसने कहा कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं, तो पहले साल डेप्रिसिएशन 480 होगी और दूसरे साल भी 480 ही होगी, तो उसने सिर्फ दूसरे साल का एक्सपेंस मांगा, इसलिए वो 480 आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अब्बास कहने का है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें देखते हैं। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें उसने कहा क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपके पास जो यहाँ पर हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है आपको कि एन एसेट कॉस्ट 120,000, एसेट की कॉस्ट कितनी है 120,000 and has accumulated appreciation of 72,400. The asset was sold for 46,500. तो आप बताएं कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इस पे। तो 11 देखें क्वेश्चन, उसमें आप प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, तो उसमें आपकी सेल्स प्राइस कितने कितने का एसेट सेल किया है माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ये कर लेते हैं। तो सेल्स प्राइस देखें, एसेट की जो सेल्स प्राइस है वो आपने लिया 46,500, ठीक है, और उसमें से आपने नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट निकाल लेनी है। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है उसमें देखें कितनी आपके पास आती है। आपकी जो कॉस्ट है वो है एसेट की गिवन है 120,000 और उसमें से आपकी जो एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन है 72,400 की, वो माइनस हो जाएगी। जब आप इसमें से 120,000 में से माइनस कर लेंगे उसकी क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन 72,400, तो आपके पास जो नेट बुक वैल्यू बचती है वो बचती है 46,500 आपकी सेल्स प्राइस है और 47,600 आपके पास बच जाती है। तो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, उसमें आप देख लें कि 46,500 माइनस आपकी नेट बुक वैल्यू 1100 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1100 जो है वो लॉस हो रहा है, 1100 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखें, आपने ये ऑप्शन कौन सी बनती है 1100 का लॉस, ऑप्शन ए बनती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर इन क्वेश्चन नंबर 11। अब आप क्या करें, देखें किस किस ने क्या आंसर दिया हुआ था। ऑप्शन ए बताया था मुस्कान ने, ओके गुड, वेरी गुड। आपके पास मुर्तज़ा आपने भी ऑप्शन ए बताया, वेरी गुड। और मदीहा आपने भी ऑप्शन ए बताया, वेरी गुड। अच्छा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है कि आपने क्या निकालना है। उसने कहा आपने सेल प्रोसीड्स निकालनी है कि आपने कितने का नॉन करंट एसेट सेल किया है, ठीक है। कैलकुलेट करें, ये आपकी कैलकुलेशन होगी जो डिस्पोजल सेल वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो ऊपर फार्मूला लगा हुआ है उसी फार्मूला से ये कैलकुलेशन होगी ये भी। देखें कर लिया आप लोगों ने। अब्बास ने कहा है कि ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 12 की। चलें बाकी लोग भी कर लें अपने अपने
अब देखें उसने कहा है कि अब बिजनेस सोल्ड अ नॉन करंट एसेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। जो कॉस्ट एसेट की है वो 500 की है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू द ऑन द डेट ऑफ सेल वो आपके पास गिवन है। आपके पास उसने कहा प्रॉफिट हुआ है डिस्पोजल पे, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपके पास 70 का, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे वही ऊपर वाली जो फार्मूला है वही आप लगा लें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपके पास इन दो का डिफरेंस जो आता है वो नेट बुक वैल्यू आता है। नेट बुक वैल्यू आपके पास कितनी है 260 की आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई कि 500 की कॉस्ट थी और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन उसमें से आपने माइनस की थी 240 की, तो बाकी आपके पास जो नेट बुक वैल्यू है वो एसेट की बच जाती है 260 की। और आपने क्या किया है सेल कर दिया कितने का और प्रॉफिट आपको आया है वो 70 का है। तो आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पर आ गया वो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का मतलब होता है ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, ठीक है। आपकी सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू, तो आपके पास जो सेल्स प्राइस है आपने वो फाइंड आउट करनी है। नेट बुक वैल्यू आपके पास है वो है 240 की। नेट बुक वैल्यू यहाँ पर देखें आपके पास राइट हैंड साइड पे वो नेगेटिव वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की आ जाएगी तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगी 70 प्लस 240 इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, ठीक है। तो आपकी सेल्स प्राइस यहाँ से निकल आएगी। सेल्स प्राइस कितनी निकलेगी 240 प्लस 70 310, ये सेल्स प्राइस है। देखें ऑप्शंस आप लोग चेक करें आपके ऑप्शंस कौन कौन से, आपने कौन कौन से ऑप्शंस चेक दिए हैं वो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखें नेट बुक वैल्यू इतनी आ रही है 500 माइनस 240 260 की नेट बुक वैल्यू है और आपकी सेल्स प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है, और सॉरी ये 260 है, ये मैंने इधर 240 लिख दिया नेट बुक वैल्यू, तो ये 330 हो जाएगी, ठीक है। 260 हो जाएगी ये करेक्शन कर लें, वो मैंने वैल्यू ट्रांसफर गलत कर दी पोस्ट करते हुए, ठीक है। आगे देखें जो ऑप्शन इसके लिए इसके हिसाब से जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें क्वेश्चन जो है उसमें उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। अब्बास आपने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 की बी ऑप्शन, उसने कहा है देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कहता है विच का बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इनमें से कौन सी कर्व जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को, ठीक है। अब देखें हमारे पास ना कर्व्स हैं ए बी सी एंड डी। उसने यहाँ पर देख बता दिया है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस है उस पे एनुअल डेप्रिसिएशन है, वो क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन इज गिवन, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस पे जो ऑप्शन गिवन है वो उसने बता दी है कि वो हमारे पास कौन सी एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस पे ईयर्स गिवन है कि लाइफ जब आपकी एसेट की लाइफ गुजरती जाएगी तो फिर डेप्रिसिएशन कैसी होगी, ठीक है। देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो चीज़ें माइंड में रखनी है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि आपकी लाइफ जितनी मर्जी जितने भी एसेट की लाइफ होती है ना उस पे हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल रहती है, उसमें क्या होती है इक्वल रहती है।
जबकि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें जो 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 लाइफ इंक्रीज होती है डेप्रिसिएशन जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन ये जो डी है ये स्ट्रेट लाइन मेथड को शो कर रही है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है देखें ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये रिडक्शन को शो कर रही है, ठीक है। ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, इन दोनों मेथड्स में से एक में भी नहीं आती। ये ऑप्शन ए शो कर रही है कि जो जो आपकी लाइफ बढ़ती है साथ में डेप्रिसिएशन भी बढ़ती जाती है, यानी कि पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन कम थी, दूसरे साल उससे बढ़ गई, तीसरे साल उससे बढ़ गई। इसी तरह ऑप्शन बी जो है वो शो कर रही है कि पहले डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ऑप्शन जो है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने कौन सी ऑप्शंस बताई हैं? आप लोगों ने भी सी ऑप्शन बताई है, ओके वेरी गुड। और रजा आपने बी ऑप्शन बताई है। बी ऑप्शन जो है वो इंक्रीज को शो कर रही है कि पहले डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होना शुरू होगी। इस ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखें यही मैं आपको उसमें भी ऐड कर देता हूँ, गूगल क्लासरूम में भी ये नोट्स ऐड कर देता हूँ। आप लोग इसके सारे एमसीक्यूज कर लें। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक पहले, उसमें आप मुझसे पहले ये डिस्कशन कर लें जो एमसीक्यूज नहीं आते, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। बेहतर तो ये है कि आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन, और मैं आपको ना उसका सोल्यूशन बता दूं, ताकि जो नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करें मंडे से, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग ये लाजमी कीजिएगा ये एमसीक्यूज, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।